रात लगभग 1:30 बजे आशी के कमरे में एक साया दाखिल हुआ और धीरे धीरे अपने कदमों को आशी के बेड की तरफ बढ़ा रहा था। वह साया खड़े होकर आशी के मासूम चेहरे को निहार रहा था, जो चेहरा हमेशा एक मीठी सी मुस्कान के साथ चमकता था। आज उसके चेहरे पर एक मायूसी और दर्द था, इसलिए आशी का चेहरा काफ़ी डल नज़र आ रहा था। वह साया कोई और नहीं बल्कि क्रिश ही था। क्रिश आशी के मासूम चेहरे को निहारते हुए धीरे से आशी के बेड पर बैठा और उसकी बिखरी जुल्फ़ों को धीरे से उसके कानों के पीछे करके झुककर उसके माथे पर किस किया। फिर उसके माथे से अपना हाथ जोड़कर धीरे से बोला, सॉरी, तुम्हें इस दर्द की वजह मैं हूँ। मैंने कहा था मेरे करीब मत आओ, देखो जल रही हो ना तुम। हम दोनों बहुत अलग हैं फायरफ्लाई। तुम्हारे नाम का मतलब दूसरों के चेहरे पर स्माइल और खुशियाँ लाने वाली है, और मेरा नाम का मतलब ड्रैगन है। ड्रैगन किंग हूँ मैं। तुम खुशियाँ देती हो और मैं छीन लेता हूँ। तुम रात के अंधेरे में टिमटिमाती फायरफ्लाई और मैं अंधेरे की दुनिया का वह आग उगलने वाला ड्रैगन हूँ। उसके करीब आने वाला जल जाता है। काश मैं तुम्हारे करीब हमेशा रह पाता। काश पहले की तरह मैं तुम पर अपना हक जता पाता। मैं तुमसे यह कह पाता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम सिर्फ मेरी हो। बट आई कैन डू इट्स नॉट ओनली फॉर रॉकी बट ऑल्सो फॉर यू। तुम मेरे करीब आओगी और अनजाने में ही मैं तुम्हें दर्द दूंगा, जैसे आज दिया। तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी और मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपना गुस्सा तुम पर उतार दिया, यह जानने के बावजूद कि तुम तो कभी किसी को तकलीफ दे ही नहीं सकती। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। सॉरी, मैंने तुम्हें दर्द दिया। डू यू नो फायरफ्लाई, आई लव यू मोर देन यू। लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता क्योंकि इससे तुम्हें दर्द होगा। मैं वादा करता हूँ आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। कहते हुए क्रिश के चेहरे पर बहुत से इमोशन थे। वह आशी के जख्मों को देखकर उसे किस कर रहा था और याद कर रहा था आशी को यह जख्म कैसे लगे थे, जिन्हें याद करके क्रिश के दिल में चुभन और दर्द उठ रहा था। जब उसने अस्पताल से बाहर उसे धक्का दिया था, जब निक को बचाते वक्त आशी ने जंप लगाई थी, जब आशी को फुटपाथ पर लावारिसों की तरह सोना पड़ा था, यह जानने के बावजूद कि आशी के साथ कुछ भी गलत हो सकता था, उसने बिना सोचे समझे आधी रात को ठंड में उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। अगर आज आशी के गले में वह ट्रैकर डिवाइस नहीं होती तो शायद क्रिश उस तक टाइम पर पहुंच भी नहीं पाता और शायद बहुत कुछ गलत हो सकता था। यह सोचकर ही क्रिश की रूह कांप रही थी कि उस मासूम नाजुक जिस पर उसके कारण आज जख्म भी हैं और उसके निशान भी, यह जख्म शायद कभी भर भी जाएं। लेकिन क्या आशी खुद पर हुए जुल्म के लिए क्या क्रिश को कभी माफ़ करेगी? बस यूं ही आशी की बगल में लेटकर उसे हग करके अपने सीने से लगाकर लेटा हुआ था और अपने जज्बातों से खुद ही लड़ रहा था। आशी के करीब आकर उसे एक सुकून मिल रहा था और देखते ही देखते कब उसकी भी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। ना जाने कितने ही दिनों के बाद वह आज सुकून से सो रहा था, क्योंकि वह इस वक्त अपने सुकून के पास था। इधर दूसरी तरफ रॉकी बालकनी में अपनी रिलैक्सिंग चेयर पर बैठकर कुछ सोच रहा था। उसके एक हाथ में इस वक्त वाइन का गिलास था और वह चांद को निहारते हुए ड्रिंक करते हुए अपने आप से बोला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि क्रिश के साथ कुछ गलत हुआ है। कुछ है जो वह मुझसे छुपा रहा है। आज पहली बार मैंने क्रिश के चेहरे पर गिल्ट देखा। जो इंसान आज तक कभी किसी को सॉरी नहीं बोलता, जिसकी आंखों में हमेशा आग उगलती हैं, जिसके चेहरे पर मैंने कभी सॉफ्ट एक्सप्रेशन नहीं देखे, आज वह आशी के लिए रो रहा था। क्यों? आई नो कि उसे उसके लिए सिंपैथी है, पर इस हद तक कैसे? उसके चेहरे पर मुझे दर्द नज़र आया था। यह दर्द तो मैंने सिर्फ निक के लिए देखा है।
रॉकी अपनी आंखें बंद करके रिलैक्सिंग चेयर के हेड रेस्ट पर अपने सर को टिकाकर उस पूरे सीन को याद कर रहा था जब आशी खाई में गिरी थी, और उस एक सीन को रॉकी अपने दिमाग में बार बार रिमाइंड कर रहा था। अचानक रॉकी ने कुछ महसूस किया और झटके से अपनी आंखें खोल दीं। अचानक वह सीधा बैठकर अपने सर को फर्श की तरफ लटकाकर अपनी बेचैन नज़रों से देखते हुए बोला, यह मैंने क्या देखा? क्रिस की आंखों में आंसू और इमोशन। नहीं नहीं, यह ठीक नहीं है। उसका यह इस तरह आशी के लिए रोना, तड़पना, ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को ख़त्म कर लेगा। आशी की आवाज़ उसके कानों में पड़ते ही मैंने उसकी आंखों में एक बेचैनी देखी थी, जैसे मरते हुए को जिंदगी मिल गई हो। वह खुशी देखी थी। क्या चल रहा है यहाँ? क्या कुछ ऐसा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है? मुझे पता करना होगा, लेकिन कैसे? इसका जवाब मुझे आशी या सिर्फ क्रिश ही दे सकते हैं, या फिर एक और इंसान है। सुबह लगभग 7 बजे आशी जमाई लेते हुए अपनी आँखों को खोलती है। इस वक्त वह बहुत ही क्यूट लग रही थी। बालों की 2 फ्रेंच चोटी और बालों में क्यूट क्लिप। अपनी आँखों को टिमटिमाते हुए वह अपने होठों का पाउट बनाकर पूरे कमरे को देख रही थी, और अगले ही पल खुश होकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। अरे वाह, ये किसने किया? यह मेरे रूम है क्या? इतना खूबसूरत? क्या रॉकी ने किया? आशी एक्साइटमेंट में अपनी आँखें पूरे कमरे में घुमा घुमा कर देख रही थी, क्योंकि उसके कमरे में इस वक्त किसी ने बहुत सारे बैलून सजा रखे थे। बहुत सारे क्वांटिटी में एयर बैलून का एक बड़ा सा बैच चमचमाती लॉन्ग खूबसूरत रस्सी के साथ उसके बेड के ऊपर छत पर चिपके हुए थे। बहुत सारे खूबसूरत बैलून आशी के बेड पर भी बिखरे हुए थे, और एक बहुत बड़ा अच्छे फुट का पिंक कलर का टेडी बियर बिल्कुल आशी के साइज़ का, जिस पर एक छोटा सा नोट चिपका हुआ था। आशी के लिए तो यह किसी खूबसूरत सपने जैसा था। इस वक्त वह एक प्रिंसेस लग रही थी। आशी जल्दी से अपने ब्लैंकेट से बाहर निकालकर उस बड़े से टेडी बियर को हग कर लेती है और उसे बहुत सारे किस देते हुए बोलती है, यह कितना क्यूट है। फिर आशी की नज़र चॉकलेट्स पर गई। बहुत ही ब्रांडेड और महंगी बहुत सारी चॉकलेट। आशी ने जल्दी से उस नोट को खोलकर देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि उस नोट पर लिखा था फॉर यू फायरफ्लाई। उस नोट को पढ़ने के बाद आशी की आंखों में आंसू आ गए। उसे वह सब एक बार फिर याद आने लगा जो क्रिस ने उसके साथ किया था। आशी को समझने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा कि यह सब क्रिस ने अरेंज किया है। क्रिस, जो इस वक्त टेडी बियर की आंखों में लगे हुए हिडन कैमरा और स्पेशल स्पीकर से आशी को अपने कमरे के टीवी स्क्रीन पर देख रहा था और उसकी सभी बातों को अपने कानों में लगे हेडफोन्स से सुन रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर मुस्कुराने लगा, लेकिन अगले ही पल आशी की आंखों में आंसू देखकर वह हैरान रह गया। इससे पहले क्रिस कुछ समझ पाता, आशी उस टेडी बियर को गुस्से में बहुत सारे पंच करने लगी और रोते हुए चिल्लाते हुए बोली, तुम गंदे हो, तुम बहुत गंदे हो, तुमने आशी को मारा। आशी को नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। चले जाओ, चले जाओ। आई हेट यू, आई हेट यू। सब आशी को मारते हैं, तुम भी मारते हो युवान की तरह। तुमने भी आशी को मारा। तुम रखो अपना गंदा टेडी बियर, नहीं चाहिए मुझे। यह कहकर आशी ने उस टेडी बियर को नीचे फेंक दिया। यह गंदी चॉकलेट, यह गंदे बैलून नहीं चाहिए। आशी ने रोते हुए सभी चीज़ों को नीचे फेंक दिया। क्रिस, जो इस वक्त अपने कमरे की स्क्रीन पर आशी को लाइव देख रहा था, उसकी यह बातें सुन रहा था। आशी की बातें और आंखों में आंसू देखकर उसे गिल्ट हो रहा था। क्रिस को पता था आशी उससे बहुत नाराज़ है। आशी अभी रो रही थी, तभी उसके कमरे में लिली आती है। आशी को इस तरह रोते हुए देखकर लिली परेशान होकर उसके बगल में बैठकर उसे शांत करने की कोशिश करते हुए बोली,
मैडम आप इतना रो क्यों रही हैं? शांत हो जाइए। नहीं नहीं, सब गंदे हैं, सब आसी को मारते हैं। उसे लगता है यह सब देखकर मैं उसे माफ़ कर दूंगी। कभी नहीं, उसने बार बार आसी को मारा, दर्द दिया, इंसल्ट की। कहता है मैं बच्चों की तरह रोती हूँ, तो क्यों रुलाता है मुझे? उसने मुझे ठंड में फेंक दिया था बाहर कूड़े की तरह। मैंने बोला मुझे बाहर मत फेंको, मुझे भूत से डर लगता है, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। पूरी रात मैंने छोटे से पप्पी के साथ फुटपाथ पर कूड़े के पास बिताई थी। मैं उसे नहीं देखना चाहती, मुझे उसकी कोई चीज़ नहीं चाहिए। ले जाओ, सब फेंक दो बाहर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आसी उससे नफरत करती है, वह बहुत बुरा है। आसी जोर जोर से चिल्लाते हुए नॉन स्टॉप रो रही थी और लिली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह आसी को चुप कैसे करे। इसलिए डर के मारे जल्दी से कमरे से बाहर निकली और भागकर रॉकी को बुलाने गई। इधर क्रिश उसकी बातों को सुनकर, उसे देखकर उसके दर्द को बहुत अच्छे से महसूस कर रहा था। अब उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह आगे कुछ देख पाए। उसने तुरंत अपने कान से हेडफोन निकाल दिया और टीवी स्क्रीन को बंद कर दिया। वह अपने माथे पर हाथ रख करते हुए तेज कदमों के साथ कमरे के बाहर चला गया। थोड़ी ही देर में लिली रॉकी को अपने साथ लेकर आई। कमरे का हाल देखकर रॉकी हैरान था। आसी को नॉन स्टॉप रोते हुए देखकर उसने जल्दी से आसी के बगल में बैठकर उसे अपने सीने से लगा लिया। शांत हो जाओ आसी, शांत हो जाओ, मत रो, क्या हुआ है मुझे बताओ। आसी रॉकी के सीने से लगकर शिकायत करते हुए मासूम बच्चे की तरह रोते हुए बोली। रॉकी, उसे लगता है आसी बेवकूफ़ है, वह मुझे बार बार हर्ट करेगा और मैं उसे माफ़ कर दूंगी। पर नहीं, आसी बेवकूफ़ नहीं है, मुझे सब समझ आता है। वह मुझे खिलौना समझता है। खेल कर तोड़ दो, पर आसी कोई खिलौना नहीं है। उसने सच कहा था, वह मुझसे प्यार नहीं करता। अगर प्यार करता तो मुझे इतना दर्द नहीं देता। उसने कहा था वह बाकी लड़कियों की तरह मेरे साथ टाइम पास कर रहा था, मेरे साथ खेल रहा था। वह सचमुच खेल रहा था रॉकी। उसे लगता है यह सब देखकर वह मुझे फिर से बेवकूफ़ बना देगा, पर नहीं, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। आसी बेवकूफ़ थी जो उससे प्यार कर बैठी। वह मेरे प्यार के लायक नहीं है। रॉकी बहुत बुरा है वह। रॉकी जो इस वक्त आसी को अपने सीने से लगाए उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, उसकी बातों को सुनकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई और उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। आसी की प्यार वाली बात सुनकर तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या उसने सही सुना? आसी किसी से प्यार करती है? रॉकी का दिल टूटकर बिखरने लगा, लेकिन उसने किसी तरह आसी को कंफर्ट करने की कोशिश करते हुए कहा, कौन कौन आसी? किसके बारे में बात कर रही हो तुम? किसने तुम्हें हर्ट किया, बताओ मुझे। वह साइको साइको रॉकी, वह बहुत बुरा है। उसने हमेशा मुझे हर्ट किया, पर इस बार नहीं। आसी नफरत करती है उससे, बहुत बुरा है वह। उससे कहो यह सारा सामान लेकर जाए, मुझे नहीं चाहिए। आई हेट साइको, कहते हुए आसी जोर जोर से रोने लगी। और रॉकी अपनी ही जगह पर हैरानी से जमा हुआ बैठा था। उसका दिल जैसे कुछ पल के लिए धड़कना भूल गया, लेकिन उसने आसी को संभालते हुए लिली को इशारा किया और उसका इशारा पाते ही लिली जल्दी से उस कमरे को क्लीन करने में लग गई। आसी रोने के कारण काफ़ी थक गई थी और रॉकी के सीने से लगे हुए ही कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। यह महसूस होते ही रॉकी ने आसी को धीरे से बेड पर लिटा दिया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। तभी लिली ने चॉकलेट बॉक्स और बड़ा टेडी बियर रॉकी को दिखाते हुए कहा, मास्टर इसका क्या करना है? तभी रॉकी की नज़र चॉकलेट बॉक्स के नोट पर पड़ी। उसने एक नोट लेते हुए सभी चीज़ों को दूसरे कमरे में सेफ रखने का ऑर्डर दे दिया। रॉकी ने जब वह चिट खोलकर देखा तो उस पर ज़्यादा कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ इतना ही, दिस इज़ फॉर यू फायरफ्लाई।
रॉकी ने एक नज़र सोई हुई आसी को देखा और अब उसका दिमाग कई सवालों के साथ घिर चुका था। लगता है मेरा शक सही था, बहुत कुछ गलत हो रहा है। रॉकी अब उस कमरे से उठकर बाहर की तरफ निकल गया। रॉकी सीधा क्रिश के कमरे में गया। उसे बात करने पर क्रिश कमरे में नहीं था। वह कमरा पूरी तरह से हाईटेक था, जिसे पासवर्ड से लॉक किया जाता था, जिसका पासवर्ड रॉकी और क्रिश के अलावा राका को पता था। लिंडा भी इस पासवर्ड को नहीं जानती थी। क्रिश को कमरे में न पाकर रॉकी वापस जाने लगा। तभी उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और उसने क्रिश के पूरे कमरे को देखना शुरू कर दिया। और अचानक ही रॉकी की नज़र कुछ ऐसी चीज़ों पर पड़ी जिन्हें देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिना एक पल भी रुके उस कमरे से बाहर चला गया। आखिर ऐसा क्या देखा है रॉकी ने जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। रॉकी अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अपने कमरे की तरफ जा रहा था। तभी उसकी टक्कर किसी से हुई और उस इंसान को देखकर रॉकी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। तुम? लगभग शाम के 5 बजे थे। आसी ने अब तक खुद को थोड़ा शांत कर लिया था, लेकिन वह फ़िलहाल कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहती थी। बटलर से कहकर उसने ब्राउनी को अपने कमरे में ही बुला लिया था, जो ब्राउनी के साथ खेल रही थी। तभी बटलर कुछ स्नैक्स लेकर आया। आसी की देखभाल के लिए एक नई मेड रखी गई थी, जो उसे बात देने से लेकर खाना और दवाइयाँ वगैरह खिलाती। बटलर ने आसी को मेड से मिलवाते हुए कहा, मैडम, यह आपकी नई मेड है, कहा, और आज से यह आपकी देखभाल करेंगी। आपको कोई भी काम हो तो एली को ऑर्डर दे दीजिएगा। यह सुनकर आसी ने हैरान होते हुए पूछा, लेकिन लिली कहाँ है? क्या उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है? बटलर ने बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ बताया, ऐसा नहीं है मैडम, मास्टर ने लिली को जॉब से निकाल दिया है। आसी ने हैरान होकर पूछा, लेकिन क्यों? वह तो बहुत अच्छा काम करती थी। बटलर ने सर झुकाकर बताया, आई डोंट नो मैडम, मास्टर ने नई मेड को आपसे इंट्रोड्यूस कराने की मुझे ड्यूटी दी थी। अब मैं चलता हूँ, कहकर बटलर वहाँ से जाने लगा। तभी आसी ने बटलर से पूछा, यह बताओ रॉकी कहाँ है? आई डोंट नो मैडम, मैंने मास्टर को काफ़ी देर से नहीं देखा। अब मैं चलता हूँ, अगर आपको कोई काम हो तो एली को बता दीजिएगा। बटलर वहाँ से चला गया और आसी को लिली के लिए फ़िक्र हो रही थी। धीरे धीरे रात हो गई। आसी खाना और अपनी दवाइयाँ खाकर ब्राउनी को उस इंस्ट्रक्टर के साथ डॉग हाउस में जाने के लिए देकर खुद सो गई। आज आसी पूरे दिन कमरे से बाहर नहीं निकली थी। रात के लगभग 12:30 बजे रॉकी का कमरा, जो पूरी तरह से तहस नहस हुआ था, मानो कमरे में भूकंप आया हो। रॉकी बालकनी के फर्श पर बैठा हुआ हाथों में वाइन लेकर चांद को देखते हुए पी रहा था। उसकी हालत इस वक्त काफ़ी ख़राब थी। आसपास सब सामान बिखरा हुआ पड़ा था। आंखों में आंसू बहते बहते सूख चुके थे। हाथों और पैरों में कहीं कहीं चोट लगी थी, जहां से खून बह रहा था। बाल बिखरे, पसीने से भीगे हुए, आंखों में दर्द और चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान। रात लगभग 1:30 बजे। आसी गहरी नींद में अपने बिस्तर पर फैलकर सोई हुई थी। इस वक्त उसने वाइट कलर की एक शर्ट, सिल्क नाइटी पहन रखी थी। बालों की 2 चोटी, माथे पर बैंडेज, हाथों और पैरों के कई हिस्सों में बैंडेज। उसने ब्लैंकेट को लात मारकर बेड के नीचे गिराया हुआ था। हाथ और पैर को पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में फैलाकर किसी राजा की तरह सोई हुई थी। पूरी तरह से टेढ़े चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत। इस वक्त वह बहुत ही क्यूट और मासूम लग रही थी। कमरे में डिम रेड लाइट जल रही थी। तभी उसके कमरे में कोई काला साया दाखिल हुआ, जिसका चेहरा इस वक्त बहुत ही गंभीर नजर आ रहा था। लेकिन आसी को ऊट पटांग तरीके से सोते हुए देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने कुछ पल आसी के मासूम चेहरे को निहारा, फिर धीरे धीरे उसके हाथ पैरों को सही किया और
ज़मीन से उठाकर ब्लैंकेट से उसे कवर किया। फिर खुद भी आसी के बगल में बैठकर धीरे से उसके माथे और होठों पर एक लाइट किस की और बिना कुछ कहे उसे अपनी तरफ घुमाकर अपने सीने से लगाकर लेट गया। इस वक्त वह सिर्फ उसके चेहरे को निहार रहा था। उसकी आंखों में बहुत दर्द नजर आ रहा था जिसे वह किसी को बता नहीं सकता था। और बगल में आसी हर चीज़ से बेखबर घोड़े बेचकर सो रही थी। अब सुबह के लगभग 7 बजे थे। आसी की आंखें खुलीं। उसके बगल में कोई नहीं था। एली सोफे पर बैठकर आसी के जगने का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि आसी को डिस्टर्ब करने का ऑर्डर किसी को नहीं था। आसी मासूम चेहरे के साथ पाउट बनाकर झमाई लेते हुए अपने दोनों हाथों को हवा में फैलाकर अंगड़ाई लेते हुए उठी। तभी एली उसके पास आई और बड़ी रिस्पेक्ट से बोली, मैडम क्या मैं आपको फ्रेश कर दूं? आपकी मेडिसिन का टाइम हो रहा है। आसी ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। आसी को बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, बस बैंडेज के कारण उसे शावर लेने में दिक्कत होती थी। एली अपने काम में बहुत एक्सपर्ट थी। उसने जल्दी से आसी को रेडी कर दिया। उसने आसी को घुटनों से नीचे तक की येलो फुल फ्लेवर ब्रॉक, बालों की फ्रेंच साइड चोटी जिसमें उसके क्यूट सी क्लिप लगा रखी थी, गले में क्रिश का दिया हुआ ट्रैकर पेंडेंट जिसे आसी कभी नहीं निकालती थी। आसी के चेहरे पर हल्का सा टचअप उसने आसी को क्यूट प्रिंसेस की तरह तैयार कर दिया। थोड़ी ही देर में आसी ने ब्रेकफास्ट कर लिया और मेडिसिन भी ले ली। अब आसी को अकेले कमरे में रहने का दिल नहीं कर रहा था, इसलिए वह कमरे से बाहर निकलना चाहती थी। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे। आसी के ख्याल से इस वक्त क्रिश चला गया होगा। यही सोचकर आसी कमरे से बाहर निकल गई। वह सीढ़ी के रास्ते नीचे डाइनिंग हॉल की तरफ आई जहां इस वक्त कोई नहीं था। आसी यूं ही धीमे कदमों से गार्डन की तरफ निकल गई। तभी उसकी नज़र डॉग इंस्ट्रक्टर पर पड़ी जो बहुत बड़े बड़े डॉग के साथ छोटे से ब्राउनी को भी डॉग फूड खिला रहा था। वह सभी डॉग इतने बड़े बड़े थे जैसे उनके सामने टाइगर भी बिल्ली लगे, काफ़ी खूंखार और डरावने, जो इस वक्त मोटी मोटी जंजीरों से बंधे हुए थे। उनके सामने तो ब्राउनी बिल्कुल ही छोटू सा नज़र आ रहा था। हालांकि इंस्ट्रक्टर ने ब्राउनी को काफ़ी दूर रखा था क्योंकि बाकी डॉग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। वह कभी भी ब्राउनी पर हमला कर सकते थे। आसी की आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन अपने छोटे से ब्राउनी को खतरे में देखकर आसी जोर से चिल्लाते हुए बोली, कैसे इंस्ट्रक्टर हो तुम? तुम्हें समझ नहीं है? चलो मेरा ब्राउनी मुझे वापस करो। ब्राउनी की दयनीय हालत देखकर आसी डर के मारे खड़ी हो गई। उसे इस तरह देखकर आसपास खड़े गार्ड डर के मारे जल्दी से आसी के पास आकर बोले, क्या हुआ मैडम? आसी लगभग रोते हुए इंस्ट्रक्टर की तरफ इशारा करते हुए बोली, यह बेवकूफ़ आदमी मेरे ब्राउनी को बड़े बड़े मोटे शेर जैसे कुत्तों के साथ रख रहा है। यह मेरे ब्राउनी को मार देंगे। देखो बाकी डॉग्स कितने बड़े हैं और मेरा ब्राउनी छोटू सा है। उसे लेकर आओ प्लीज़, कोई उसे बचाओ, वरना कहीं यह शेर जैसे कुत्ते मेरे ब्राउनी को काट ना लें। ओके मैडम, डोंट क्राई, आई विल ब्रिंग इट, कहकर एक गार्ड जल्दी से ब्राउनी को आसी के पास लेकर आया। आसी ने जल्दी से ब्राउनी को अपने सीने से लगाकर इंस्ट्रक्टर पर चिल्लाते हुए बोली, मैंने तुम्हारे भरोसे पर अपना ब्राउनी छोड़ा था, लेकिन तुम में इतना दिमाग नहीं है कि शेर जैसे कुत्तों के आगे मेरा छोटा सा ब्राउनी रख रहे हो। वह उसे काट लेते तो खबरदार जो दोबारा मेरे ब्राउनी को छुआ। ब्राउनी को देखकर फिक्र से आसी ने कहा, ब्राउनी बेटा आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? मम्मा को बताओ, मम्मा इस गंदे अंकल की अच्छे से कुटाई करेगी। तभी इंस्ट्रक्टर आसी से माफ़ी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी मैडम, पर मैंने ब्राउनी का पूरा ख्याल रखा है। इन सभी डॉग से इसे दूर रखा है। यह इसे कभी भी हार्म नहीं करेंगे। इनफैक्ट
उनके साथ रहकर यह भी स्ट्रांग बनेगा। फिर कोई भी इसे परेशान नहीं कर पाएगा। आप देखना, मैं इसे बहुत स्ट्रांग बना दूंगा। यह सुनकर आशी अचानक रोना बंद कर देती है और अपना होठों का पाउट बनाकर बड़ी ही मासूमियत से बोली, तुम सच्ची मेरे ब्राउनी को बहुत स्ट्रांग बना दोगे? फिर कोई इसे तंग नहीं करेगा। इंस्ट्रक्टर सर झुकाए मुस्कुरा कर बोला, यस मैडम। फिर आशी अपने गाल को एक उंगली से टैप करते हुए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाकर इंस्ट्रक्टर से बोली, क्या तुम मुझे भी स्ट्रांग बना सकते हो? मैं भी बहुत वीक हूँ अपने ब्राउनी की तरह, इसलिए सब मुझे बुरी बुरी कहते हैं। साइको ने भी मुझे मारा, तुम मुझे भी स्ट्रांग बना दो ना प्लीज़। मैं फिर सबसे फाइटिंग करूँगी, कोई भी आशी को परेशान नहीं करेगा और मैं अपने ब्राउनी को भी प्रोटेक्ट कर पाऊँगी। कल को किसी ने इसे परेशान किया तो उसकी मम्मा एक स्ट्रांग होना ज़रूरी है ना? बोलो, बनाओगे मुझे स्ट्रांग? आशी की बातों को सुनकर इंस्ट्रक्टर लगभग सदमे में चला गया। आखिर यह लड़की क्या कह रही है? वह डॉग को संभालने वाला आदमी इसे स्ट्रांग कैसे बनाएगा? आशी की आधी बातों को तो उसे समझ में ही नहीं आ रही थी। वह बेचारा अब कहे तो क्या कहे। आशी ने एक बार फिर पूछा, तुम कहाँ खो गए? बोलो ना, मुझे स्ट्रांग बनाओगे? ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा फाइटिंग करना सिखा दो। इंस्ट्रक्टर अपने बाल को खुजाते हुए कन्फ्यूजन से बोला, मैडम मैं डॉग का इंस्ट्रक्टर हूँ, इंसानों का नहीं। अगर आपको फाइटिंग सीखनी है तो आप किंग या मास्टर से इस बारे में बात कर सकती हैं। मैं चलता हूँ मैडम, मुझे बाकी डॉग्स को भी देखना है। कहकर इंस्ट्रक्टर वहाँ से तुरंत 9-2-11 हो गया। अब आशी अपना मुंह का पाउट बनाते हुए मासूमियत से अपने आप से बोली, कमाल है यह, जब यह डॉग संभाल सकता है तो इंसानों को क्यों नहीं? थोड़ी ना काटती हूँ मैं, पागल आदमी। आशी ब्राउनी के सिर पर हाथ सहलाते हुए उससे बातें करना शुरू कर देती है, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि उसने इंस्ट्रक्टर से जो भी कहा वह सभी बातें दूर बैठा क्रिस सुन रहा था। यूँ कह लीजिए पढ़ रहा था उसके होठों को लिप रीडिंग के जरिए। उसने आशी की सभी बातों को समझ लिया था और उसे अपने दिल में चुभन महसूस होने लगी। उसकी हरकतों ने आशी को काफ़ी अंदर तक इफ़ेक्ट किया था। अब वह खुद को अपने बलबूते पर स्ट्रांग बनाना चाहती है, खुद को सिक्योर करना चाहती है। शायद उसे अब किसी पर भरोसा नहीं है। क्रिस, जो इस वक्त गार्डन में निक के साथ बैठा हुआ था, निक भी फिजियोथेरेपी चल रही थी जिसे क्रिस अपने सामने परफॉर्म होते हुए देख रहा था। डॉक्टर के कहे मुताबिक निक को 2 महीने तक फिजियोथेरेपी, छोटी मोटी एक्सरसाइज और मेडिसिन लेनी है। उसके बाद ही उसका ऑपरेशन हो सकता है, जिसके बाद शायद उसके पूरी तरह ठीक होने के चांसेस बन जाएं। अब क्रिस ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने भाई के साथ बिताना चाहता था क्योंकि डॉक्टर के कहे मुताबिक उसका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आशी ने अभी क्रिस को नहीं देखा था। वह गार्डन में टहल रही थी, तभी उसकी नज़र निक पर पड़ी। निक को देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और वह अपने कदम निक की तरफ बढ़ाती है। तभी उसे कुछ ख्याल आया और उसने अपने कदमों को पीछे कर लिया। आशी के इस बिहेवियर को क्रिस नोटिस कर रहा था। तभी आशी की नज़र क्रिस पर पड़ी और उसे देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। आशी अभी क्रिस से लगभग 20 कदम की दूरी पर थी, लेकिन डर के मारे उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वह खाली घूंट भरते हुए अपने कदमों को पीछे लेने लगी। उसकी आंखें डर से फैलती जा रही थीं। उसे क्रिस की बात याद आने लगी। अगर उसने क्रिस के सामने दोबारा आने की कोशिश की भी तो उसे जान से मार डालेगा। वह याद करके आशी को रोना आने लगा। उसे डर लग रहा था कि कहीं क्रिस उसे फिर से ना मारे। आशी जल्दी जल्दी अपने कदमों को उल्टे पैर पीछे लेने लगी। क्रिस हैरानी से उसकी हरकतों को देख रहा था। तभी आशी जल्दी से वहाँ से भागने लगी और दौड़ते हुए ब्राउनी से बोली, ब्राउनी जल्दी भागो, साइको हमें मारेगा। तभी क्रिस की रौबदार आवाज़ उस इलाके में गूंज गई, स्टॉप स्टॉप फायरफ्लाई।
लेकिन आसी हड़बड़ी में क्रिस की आवाज़ को सुन ही नहीं रही थी। ब्राउनी जल्दी भागो, साइको ने हमें देख लिया, अब तो वह पक्का मुझे मारेगा। मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आसी को अपनी बात ना मानते हुए देखकर क्रिस अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और एक बार फिर चिल्लाकर बोला, आई सेड स्टॉप फायरफ्लाई। नहीं नहीं, मैं नहीं रुकूंगी, तुम मुझे मारोगे। रॉकी कहाँ हो तुम, बचाओ मुझे, साइको मुझे मार डालेगा। कहकर आसी जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागी और अब क्रिस का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कस लीं। क्रिस बिना सोचे समझे गुस्से से आसी की तरफ अपने कदम बढ़ाकर उसके पीछे चला गया। निक, जो हैरानी से दोनों को देख रहा था, उसे अभी पूरी बात नहीं पता थी। आसी को देखकर उसके चेहरे पर हल्की चमक आई थी, लेकिन उसे भागते हुए और रोते हुए देखकर उसकी चमक तुरंत गायब हो गई थी। फिलहाल वह कुछ पूछने या कहने की कंडीशन में भी नहीं था। क्रिस को वहां से जाते हुए देखकर उसे मामला कुछ गड़बड़ लगा। इधर दूसरी तरफ रॉकी अभी तक अपने कमरे के फर्श पर पड़ा हुआ था और पूरी तरह से नशे में था। उसे अपना होश भी नहीं था। इधर आसी जल्दी से अपने कमरे में आई और ब्राउनी को लेकर जल्दी से दरवाज़ा बंद करके छुपने की जगह देखने लगी, लेकिन उसे कोई भी जगह नहीं मिली तो वह जल्दी से सोफे के पीछे दुबक कर बैठ गई और अपने होठों पर उंगली रखकर धीमी आवाज़ में बोली, ब्राउनी, बिल्कुल शोर मत करना वरना साइको हमें मार डालेगा। तभी अचानक क्रिस बाहर से डोर को नॉक करते हुए बोला, ओपन द डोर फायरफ्लाई। क्रिस की आवाज़ सुनकर आसी का दिल डर के मारे धक धक करने लगा, लेकिन उसने डर के मारे कोई आवाज़ नहीं की। क्रिस एक बार फिर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हुए बोला, फायरफ्लाई, मैंने कहा दरवाज़ा खोलो, नहीं तो मैं खुद खोल दूंगा। इस वक्त क्रिस काफ़ी गुस्से में लग रहा था। आसी मासूमियत से अपने आप से बोली, कैसे खोलोगे, मैंने तो दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा है। आसी का कमरा साउंड प्रूफ था, इसलिए उसकी कही हुई बात बाहर नहीं जा रही थी। क्रिस को जब यह लगा कि आसी दरवाज़ा नहीं खोल रही है, उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई और उसने फिंगरप्रिंट लगाकर दरवाज़ा अनलॉक कर दिया। अचानक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से आसी का दिल धक से बैठ गया। वह डर के मारे और कांपने लगी। तभी क्रिस अंदर आया और चारों तरफ आसी को देखने लगा, लेकिन आसी उसे नज़र नहीं आई। फिर उसकी नज़र सोफे के पीछे गई और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि आसी की फ्रॉक थोड़ी सी दिख रही थी। अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसने कठोर आवाज़ में आसी को इंस्ट्रक्ट करते हुए कहा, बाहर आओ। आसी डरते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं आऊँगी, तुम मुझे मारोगे। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा फायरफ्लाई, आई सेड बाहर आओ। कहकर क्रिस सोफे पर बैठ गया और आसी का हाथ पकड़कर उसे घुमाते हुए सोफे के पीछे से निकालकर अपने सामने खड़ा कर दिया। आसी डर के मारे कांप रही थी। वह जल्दी जल्दी अपनी सफाई देते हुए बोली, सॉरी, मैं निक के पास नहीं जा रही थी। सच्ची, मैं तुम्हें भी अपनी गंदी शक्ल नहीं दिखाना चाहती थी। मुझे नहीं पता था वहाँ तुम हो, वरना मैं बाहर नहीं आती। मैंने निक को नहीं मारा था, उसे गलती से चोट लगी थी। आसी सिसक सिसक कर रोते हुए अपने आंसू बहाते हुए बोली, मैं यहाँ वापस नहीं आना चाहती थी। रॉकी मुझे ज़बरदस्ती लाया था, मैंने उसे मना किया था, पर वह माना ही नहीं। मैं सच बोल रही हूँ, मैं बिना किसी से कुछ बोले सुबह चली जाऊँगी। प्लीज़ मुझे रात को बाहर मत फेंकना, मुझे बाहर भूत से डर लगता है। मुझे मत मारना, मुझे दर्द होता है। आसी सर झुकाकर अपने मोटे मोटे आंसू बहाते हुए मासूमियत से अपने निचले होठ को बाहर की तरफ निकालकर सिसक सिसक कर रो रही थी। क्रिस, जो आसी की बातों को ध्यान से सुन रहा था, उसके दिल में दर्द हो रहा था।
आसी के आखिरी शब्द सुनकर उसका चेहरा गुस्से में डार्क होने लगा। उसने गुस्से में आसी के हाथ को पकड़कर झटके से खींच लिया। आसी खुद को संभाल नहीं पाई और क्रिस की गोद में बैठ गई। उसका हाथ ऑटोमेटिक ही आसी के कंधे पर चला गया। वह क्रिस की इस हरकत से डर गई। उसका चेहरा अभी तक नीचे था। क्रिस आसी की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे अपने करीब खींचकर उसकी चिन के नीचे एक उंगली लगाकर उसके चेहरे को उठाते हुए सख्त आवाज़ में बोला, कहाँ जाओगी मुझे छोड़कर? एक बार फिर से कहो। आसी डर के मारे अपनी आंखों को कस के मींचकर बड़ी हिम्मत जताकर बोली, वापस समर के पास, पर यहाँ नहीं। इससे पहले आसी आगे कुछ कह पाती, क्रिस अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाया और क्रिस ने आसी को एक लाइट किस कर दिया। आसी उसकी इस हरकत से काफ़ी हैरान थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन क्रिस अपने एक हाथ से उसके सर के पीछे होल्ड करके दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़े हुए किस करने लगा। आज काफ़ी दिनों बाद क्रिस ने आसी को किस किया था। आज वह सब कुछ भूलकर आसी में खो जाना चाहता था। कुछ देर किस करने के बाद क्रिस को महसूस हुआ कि आसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसलिए ना चाहते हुए भी क्रिस ने आसी को छोड़ दिया। क्रिस से आज़ाद होते ही आसी लंबी लंबी सांस लेने लगी। दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब थे। लंबी लंबी सांस लेने के कारण आसी ऊपर नीचे हो रही थी। वह काफ़ी थक चुकी थी। उसकी सांस उखड़ रही थी। यह महसूस कर क्रिस ने आसी के सर को अपने सीने पर रखकर उसे कंफर्ट करने लगा। क्रिस भी काफ़ी लंबी सांसें ले रहा था। आसी का सर अपने सीने पर महसूस करके आज बहुत दिनों के बाद क्रिस को एक सुकून का एहसास हो रहा था। आसी अपनी सांसों को काबू कर रही थी कि तभी क्रिस ने उसे अपने सीने से लगाए हुए कहा, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। खबरदार जो मुझसे दूर जाने की बात भी अपनी जुबान पर दोबारा लाई। तो आसी क्रिस की बातें समझ नहीं पा रही थी। उसने किसी तरह अपनी सांस काबू करते हुए सवालिया नज़रों से क्रिस को देखा और पूछा, लेकिन तुम तो मेरा गंदा चेहरा नहीं देखना चाहते थे ना? जवाब में क्रिस बिना किसी एक्सप्रेशन के उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा देखना चाहता हूँ। आसी ने भावुक होकर पूछा, मतलब अब तुम मुझे नहीं मारोगे? इस पर क्रिस ने जवाब दिया, कभी नहीं। आसी ने क्रिस की आंखों में आंखें डालकर कहा, प्रॉमिस? तो क्रिस हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, हाँ प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। कुछ देर सोचकर आसी अपने निचले होठों को बाहर की तरफ निकालकर मासूमियत से बोली, साइको, मैंने निक को नहीं मारा था। गलती से मेरा पैर फिसल गया था। मैंने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वह गिर गया। मैं सच बोल रही हूँ। अब क्रिस को उसकी बातों और मासूमियत पर दया आ रही थी। उसने झटके से आसी के सर को अपने सीने से लगाते हुए बोला, शांत हो जाओ फायरफ्लाई। एक ही बात को कितनी बार बोलोगी? मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। इस पर आसी मासूमियत से उसके कंधे पर मारते हुए बोली, जब तुम्हें पता था मैंने कुछ नहीं किया तो तुमने मुझे मारा क्यों? तुम बहुत बुरे हो साइको। क्रिस उसके बालों को सहलाते हुए कोल्ड आवाज़ में बोला, आई नो, मैं बहुत बुरा हूँ और इसीलिए मैं अपनी फायरफ्लाई को अपने आप से दूर रखता हूँ। आई नो, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, बट आई प्रॉमिस कि आज के बाद नहीं करूँगा। क्रिस की बातें आसी को काफ़ी कंफर्ट कर रही थीं, लेकिन तभी आसी के दिमाग में कुछ बातें क्लिक करती हैं और वह झटके से अपना सिर उठाकर क्रिस के चेहरे की तरफ देखते हुए तुरंत उसकी गोद से उठकर खड़ी हो गई और अपने कदम पीछे लेने लगी। क्रिस आसी की इस हरकत को देखकर हैरानी से बोला, क्या हुआ फायरफ्लाई? सब कुछ ठीक तो है ना? अब मैंने अपनी गलती मान ली है।
साइको, तुम मुझसे प्यार नहीं करते और तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, तो तुमने मुझे किस क्यों किया? यह बातें तुम मेरे करीब आए बिना भी तो बोल सकते थे। आसी अपनी आंखों में आंसू लेते हुए दर्द भरे दिल के साथ बोली, क्या तुम एक बार फिर मेरे साथ खेलना चाहते हो? मैं खिलौना नहीं हूँ साइको जी, मैं आसी हूँ। आसी, तुम्हें लगता है तुमने जो मेरे साथ किया, मेरी इंसल्ट की, उसके बाद मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी? कभी नहीं। तुमने सचमुच मुझसे कभी प्यार नहीं किया। साइको, अगर किया होता तो एक ही मिनट में मुझे गुनाहगार नहीं समझते, मुझे मेरी बात कहने का मौका देते। आधी रात को मुझे ठंड में सड़क पर अकेले फेंकने से पहले तुम्हें दर्द होता, मेरी चिंता होती, पर ऐसा नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि तुम साइको हो, तुम्हारे अंदर फीलिंग नहीं है। मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ ना, बच्चों की तरह रोती हूँ। ब्यूटीफुल नहीं हूँ, अट्रैक्टिव फिगर नहीं है मेरे पास, पर मैं ऐसी ही हूँ और हमेशा ऐसी ही रहूँगी। तुम जाओ यहाँ से साइको, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। कहकर आसी जल्दी से बेड पर बैठकर अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करके बैठ गई, जैसा कि उसकी आदत थी। अगर वह बहुत ज़्यादा दुखी या किसी से नाराज़ होती थी तो ब्लैंकेट में खुद को कवर करके बेड पर बैठ जाती थी ताकि कोई भी उसे ना देखे। आशी की कही हुई हर बातें क्रिश के दिल में सुई की तरह चुभने लगीं। भले ही आशी ने मासूमियत में सभी बातें कही थीं, पर उसकी एक एक बात सच थी। क्रिश के इमोशंस लेस चेहरे पर एक बार फिर दर्द नजर आने लगा। यह दिल का दर्द सचमुच उसके लिए काफ़ी हर्ट ब्रेकिंग था। वह अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए सोफे से उठकर बिना आशी से कुछ कहे कमरे से बाहर चला गया और आशी ब्लैंकेट में सिसक सिसक कर रोने लगी। अब लगभग शाम के 6 बजे आशी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। आशी ने उसे अंदर आने की परमिशन दी तो रॉकी निक को लेकर अंदर आया। निक और रॉकी को देखकर आशी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह तुरंत बिस्तर से उतरी और घुटनों के बल बैठकर निक का हाथ पकड़ते हुए बोली, निक, तुम कैसे हो? तुम ठीक तो हो ना? निक को हल्की फुल्की खरोच आई थी। आशी ने निक को देखते हुए कहा, निक, तुम यहाँ? साइको जी को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा होंगे, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आशी को परेशान देखकर रॉकी ने मुस्कुराकर बताया, रिलैक्स आशी, निक को बिल्कुल चोट नहीं लगी है और क्रिस भी गुस्सा नहीं होगा। निक ने तुमसे मिलने के लिए कहा था, इसलिए मैं इसे यहाँ लाया। और तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम्हारे कारण निक की हालत में सुधार हो रहा है और डॉक्टर ने कहा है निक बहुत जल्द ठीक हो सकता है। यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। थैंक यू सो मच आशी। निक भी तुम्हें थैंक यू कहने आया है। सच, तुम सच कह रहे हो रॉकी, निक ठीक हो सकता है? यह तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। यह सब मेरी वजह से नहीं हुआ, कान्हा जी की वजह से हुआ है। बाबा कहते हैं दुनिया में जो होता है उनकी मर्जी से होता है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ निक, आशी ने मुस्कुराकर कहा। अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने निक से माफ़ी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी निक, तुम्हें मेरी गलती की वजह से चोट लगी, मैं दिल से सॉरी कहती हूँ। यह सुनकर ही निक ने मुस्कुराकर आशी के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और उसे अपनी पलकें झुकाकर कुछ इशारा किया, जिसका मतलब है कि उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। फिर आशी ने मुस्कुराते हुए रॉकी से कहा, रॉकी, इतनी बड़ी खुशखबरी है, एक पार्टी तो बनती है। निखिल के ठीक होने की खुशी में, ज़्यादा नहीं, बस छोटी सी पार्टी। रॉकी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। वैसे 2 दिन बाद निक का बर्थडे है, हम उसी दिन पार्टी करेंगे, ओके? बहुत दिनों बाद हमारे घर में पार्टी होगी। जब से निक बीमार हुआ है हमारे घर में कभी पार्टी नहीं हुई, पर इस बार बात अलग है। इस बार हमारे घर में आशी है, सालों बाद हमारे घर में खुशियाँ आई हैं।
तो सेलिब्रेशन तो बनता है। इस पर आसी एक्साइटेड होते हुए बोली, अरे वाह निक का बर्थडे, अब तो बड़ा मज़ा आएगा। रॉकी इस बार हम कुछ नया करेंगे, ओके। नया करेंगे? क्या नया करेंगे? रॉकी ने हैरान होते हुए पूछा। तो आसी मुस्कुराते हुए बोली, वह तो निक के लिए सरप्राइज़ है, बर्थडे के दिन बताऊंगी। सरप्राइज़ का नाम सुनकर रॉकी निक को छेड़ते हुए बोला, देखो निक, तुम्हारे बर्थडे पर आसी सरप्राइज़ देने वाली है। काश मेरा भी बर्थडे होता, मुझे भी सरप्राइज़ गिफ्ट मिलता। तभी आसी रॉकी को छेड़ते हुए बोली, आसी का सरप्राइज़ सिर्फ स्मार्ट बॉयज़ के लिए होता है, जैसे निक, तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ बॉयज़ के लिए नहीं। क्यों निक, मैंने सही कहा ना? आसी की बात पर निक मुस्कुरा दिया और रॉकी ने मुंह बनाकर कहा, अरे मैंने कौन सी बेवकूफ़ी की है, ज़रा मुझे भी तो बताओ। पूरे अमेरिका का सेकंड हैंडसम बॉय हूँ मैं, लड़कियाँ पागल हैं मेरे लिए। आसी हंसते हुए, हाँ हाँ है, सब पागल तभी तो तुम्हारे पीछे लगी हैं। नंबर 1 और नंबर 2 का तो मुझे नहीं पता, पर नंबर 3 सचमुच बहुत हैंडसम है और स्मार्ट भी, दोनों भाइयों से ज़्यादा, तभी तो इतनी जल्दी ग्रो कर रहा है। तीनों का हंसी मजाक काफ़ी देर तक चला। थोड़ी देर में निक का जियोथेरेपी सेशन शुरू हो गया। इसी बीच रॉकी ने आसी से कहा, हमने पार्टी का मन तो बना लिया, लेकिन क्रिस से इस बारे में बात करनी पड़ेगी। कितने सालों बाद पार्टी है, पता नहीं उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा। वह बहुत खड़ूस है, उसके मुंह से हाँ निकलवाना बहुत मुश्किल है। आसी भी मुंह बनाते हुए बोली, हाँ खड़ूस तो है, पर निक की खुशी के लिए तो करना ही पड़ेगा। तुम जाकर उससे बात करो, वह हाँ जरूर बोलेगा। रॉकी हैरानी से बोला, क्या मैं बात करूं? पागल हो क्या तुम? मुझे शेर के मुंह में हाथ डालने के लिए कह रही हो? कल हाईवे पर मैंने गुस्से में क्रिस को 4 थप्पड़ मारे थे, उसके बाद से तो मैं उसके सामने भी नहीं आ रहा हूँ। पता नहीं वह कहाँ का गुस्सा कहाँ उतार दे, इज्जत का फालूदा होगा अलग। यह सुनकर ऐसी आंखें छोटी करके रॉकी को देखकर कमर पर हाथ रखते हुए बोली, अगर ऐसी बात थी तो तुमने निक के सामने पार्टी वाली बात क्यों कही? यह सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। रॉकी मुंह बनाते हुए बोला, अरे वह मैंने एक्साइटमेंट में आकर कह दिया था, पर मुझे बाद में ख्याल आया। इस पर आसी रॉकी की नकल करते हुए बोली, एक्साइटमेंट में कह दिया था? अरे तुम्हारे एक्साइटमेंट के चक्कर में अब कहीं निक का दिल न टूट जाए। उस साइको से हाँ निकलवाना बहुत मुश्किल होता है, और वैसे भी मैं उस पागल के आगे नहीं जाना चाहती। मैं उसे बहुत नाराज़ हूँ और उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, लेकिन अब हमें निक के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। उस साइको को मनाना पड़ेगा। देखो रायता तुमने फैलाया है, इसलिए इसे समेटने का काम भी तुम्हारा है। जाओ और इसकी परमिशन लेकर आओ। रॉकी अपने सर को झुकाते हुए बोला, प्लीज़ आसी तुम मेरी मदद कर दो। अगर मैं अकेले मारा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तुम भी मेरे साथ मरो ना। आसी गुस्से में रॉकी को घूर कर देखते हुए, तुम मरने की बात कर रहे हो, गार्डन में घूमने की नहीं। तुम्हें सपोर्टर चाहिए, और वह भी अपने साइको भाई से बात करने के लिए। देखो रॉकी, तुम यह कैसे करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन यह तुम्हें ही करना होगा, क्योंकि निक के आगे प्रॉमिस तुमने ही किया था। रॉकी जल्दी से आसी के हाथ पकड़कर रिक्वेस्ट करते हुए बोला, प्लीज़ आसी, तुम अपने दोस्त को अकेले मरने के लिए छोड़ दोगी क्या? चलो ना, साथ मिलकर युद्ध करते हैं। तुम रहोगी तो मुझे बात करने में हिम्मत होगी। प्लीज़ निक की खुशी के लिए एक बार प्लीज़। आसी कुछ सोचकर हार मानते हुए बोली, अच्छा ठीक है, साथ में कोशिश करेंगे। अब क्या होगा क्रिस का रिस्पॉन्स? क्या सरप्राइज़ देगी आसी निक के बर्थडे पर? उनकी खुशी के लिए होने वाले हैं ख़त्म करेगा विवान खन्ना जब इन पर हमला। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, और आपको क्या लगता है आसी और क्रिस मिल पाएंगे? आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं
अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से।